मौसम विभाग की चेतावनी, 3 घंटे में आंधी तूफान की संभावना। यूपी के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट। यूपी में नौतपा के बीच 2 दिन से आंधी तूफान और बारिश से मौसम बदल गया है। शनिवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों में बादल छाए हैं। ठंडी हवाओं की वजह से गर्मी नहीं है। तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। 28 मई को बांदा का तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो अब 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आज सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इनमें से 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 घंटों में लखनऊ और आसपास के इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश होगी। ओले भी गिर सकते हैं। आने वाले 3 दिन यानी 2 जून तक मौसम ऐसा ही रहेगा। गर्मी से राहत रहेगी। सुप्रीम कोर्ट बोला, शिक्षकों को टीईटी पास करना ही होगा। 31 अगस्त 2028 तक मोहलत दी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी पास करना अनिवार्य है। कोर्ट ने टीईटी पास करने की समय सीमा 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद कोई और समय नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा, बिना टीईटी योग्यता वाले शिक्षक सेवा में बने रहे तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा पर पड़ेगा। सोनौली सीमा से नेपाल के हवाले किए गए 453 नेपाली नागरिक। नेपाल की युवक युवतियों को नौकरी का प्रलोभन देकर नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से कथित ठगी कराने और उसमें संलिप्त होने के आरोप में 453 नेपाली नागरिकों को कुशीनगर पुलिस ने नेपाल पुलिस के हवाले किया है। यह कार्रवाई नेपाल दूतावास नई दिल्ली द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस ने की है। इसके तहत कुशीनगर जिले में रह रहे 453 नेपाली नागरिकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत 11 वाहनों से शनिवार की दोपहर सोनौली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लाकर नेपाल पुलिस को सौंप दिया गया। किसानों को खाद वितरण के लिए फार्मर आईडी होगी अनिवार्य। 1 जून के बाद होगा फैसला। किसानों को उर्वरक वितरण के लिए फार्मर रजिस्ट्री आईडी अनिवार्य किए जाने पर 1 जून के बाद फैसला हो सकता है। केंद्र सरकार द्वारा इसके एक विशेष प्रणाली विकसित की गई है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, सीतापुर और रामपुर में इसे लेकर पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जो अंतिम दौर में है। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर देश भर में व्यवस्था लागू करने पर निर्णय लिया जाएगा। इसके चलते प्रदेश में फार्मर आईडी काम पूरा करने की कोशिश तेज हो गई है। यूपी में गन्ना किसानों को 3,22,000 करोड़ भुगतान का रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश में आज किसान सिर्फ अर्थव्यवस्था का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता के साथ स्वाभिमान के प्रतीक हैं। तो इसलिए कि सरकार की नीयत स्पष्ट थी और नीति भी। इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश ने गन्ना किसानों को 3,22,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया। यह आंकड़ा सरकार की शीर्ष प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश के किसी भी राज्य ने गन्ना किसानों को इतना भुगतान नहीं किया। यह गौरव एक राज्य के आत्मबल को परिलक्षित करता है। आत्मबल इसलिए कि लगभग 1 दशक पहले प्रदेश के गन्ना किसानों का इतिहास किसी त्रासदी से कम नहीं था। वाराणसी दाल मंडी में 15 नए मकानों पर चला बुलडोजर। वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में कई दिनों के ब्रेक के बाद शनिवार को एक बार फिर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। पीडब्ल्यूडी ने 15 मकानों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा और क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के मुताबिक जिन मकानों को तोड़ा गया, उनके स्वामियों को पहले ही मुआवजा दिया जा चुका था। रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। बकरीद के चलते कुछ दिनों से अभियान स्थगित था, जिसे शनिवार से दोबारा शुरू किया गया। यूपी के 1,40,000 स्कूलों का होगा हाईटेक सुरक्षा ऑडिट। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में अब व्यापक सुरक्षा ऑडिट और जोखिम मूल्यांकन कराया जाएगा। इस बड़े अभियान के दायरे में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट, माध्यमिक और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों सहित कुल 1,40,500
555 स्कूल आएंगे। सरकार की इस दूरदर्शी पहल का सीधा उद्देश्य प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को एक भयमुक्त, सुरक्षित और संरक्षित शिक्षण वातावरण प्रदान करना है। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य जमीन खरीदना हुआ और महंगा। राजधानी के जिला प्रशासन ने शहरी क्षेत्र को छोड़कर सभी 332 गांवों में कृषि योग्य जमीनों का डीएम सर्किल रेट बढ़ाने का फैसला किया है। सर्किल रेट में 100% से लेकर 200% तक की वृद्धि का प्रस्ताव है। अब आपत्तियों के निस्तारण के बाद 4 जून को संशोधित दरें लागू होंगी। संशोधित दरों के लागू होने के बाद जिन गांवों में डीएम सर्किल रेट पहले प्रति हेक्टेयर 20 लाख था, वहां बढ़कर 35 से 40 लाख रुपए तक हो जाएगा। केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर उत्तर प्रदेश में 5 से 21 जून तक चलेगा व्यापक जनसंपर्क अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जन कल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मंत्रिमंडल एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं और विकास की परिवर्तनकारी यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के लिए इसे व्यापक जन भागीदारी का अभियान बनाया जाए। यूपी में बड़ा फेरबदल, 16 जिला आबकारी अधिकारियों के तबादले। सरकार ने आबकारी विभाग में तैनात 37 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इन अधिकारियों में 16 जिला आबकारी अधिकारी भी शामिल हैं। आबकारी आयुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह ने बताया कि सरकार की तबादला नीति के अनुसार अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। संभल के जिला आबकारी अधिकारी अनुपम राजन को कानपुर का सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन 1 तैनात किया गया है। राजीव कृष्ण होंगे यूपी के परमानेंट डीजीपी। 4 साल इंतजार के बाद नाम पर लगी मुहर। उत्तर प्रदेश को पूरे 4 साल के लंबे इंतजार के बाद परमानेंट स्थायी पुलिस महानिदेशक मिलने जा रहा है। मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण यूपी के नए स्थायी डीजीपी होंगे। 26 मई को दिल्ली में हुई संघ लोक सेवा आयोग की हाई लेवल बैठक के बाद 3 अफसरों का फाइनल पैनल प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार जल्द ही राजीव कृष्ण को स्थायी डीजीपी बनाने का आधिकारिक आदेश जारी कर सकती है। आर्मी चीफ बोले, भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार, अभी केवल संघर्ष विराम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल संघर्ष विराम जैसी स्थिति है। जरूरत पड़ी तो तीनों सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि भारत किसी भी उकसावे पर कैसे जवाब देता है। आज पास होने वाले अफसर अपने करियर की शुरुआत से ही इस बेंचमार्क को बनाए रखें। यूपी T20 लीग का चौथा सीजन 1 जून से पहली बार गांव कस्बों में जाकर टैलेंट खोजेंगी फ्रेंचाइजी। उत्तर प्रदेश के युवा और लोकल क्रिकेटरों के लिए सपनों को सच करने वाला समय आ गया है। प्रदेश के कोने कोने में छिपे टैलेंट को दुनिया के सामने लाने के लिए यूपी T20 लीग के चौथे सीजन का बिगुल फूंक दिया गया है। आगामी 1 जून से लीग के ट्रायल और खिलाड़ियों के ट्रांसफर की खिड़की खुलने जा रही है। इस बार का सीजन बेहद रोमांचक होने वाला है। ट्रंप की बेटी टिफनी ने पति के साथ ताजमहल देखा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी अपने पति माइकल बोलोस के साथ शनिवार को आगरा पहुंची। दोनों ने करीब 1 घंटे ताजमहल परिसर में बिताए। ताजमहल की खूबसूरती देखकर टिफनी काफी खुश नजर आई। उत्तर प्रदेश में महंगी होगी बिजली, 10% बढ़ाया गया फ्यूल सरचार्ज। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी झेल रही जनता
जनता को 440 वोल्ट का झटका लगेगा। उत्तर प्रदेश में जनता को यह झटका उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड देगा। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी का फैसला कर लिया है। कारपोरेशन की तरफ से जनता को जून माह का जो बिल भेजा जाएगा उसमें 10% सरचार्ज जोड़ा गया है, यानी बिजली के बिल में 10% की बढ़ोतरी जून से फ्यूल सरचार्ज के साथ बिल का आएगा। लखनऊ को मिलेगी नौसेना शौर्य वाटिका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी करेंगे लोकार्पण। राजधानी लखनऊ में तैयार नौसेना शौर्य वाटिका का 30 मई को भव्य लोकार्पण होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी इस परियोजना का उद्घाटन करेंगे। भारतीय नौसेना के शौर्य, पराक्रम और तकनीकी क्षमता को समर्पित यह वाटिका सीजी सिटी में विकसित की गई है। यहाँ स्थापित रिटायर्ड युद्धपोत INS गोमती पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण होगा। यूपी में इस साल सूखे के आसार, मानसून लेट हुआ, जून में हीटवेव चलेगी। यूपी में इस साल मानसून सीजन में बारिश कम होगी। वेस्ट यूपी के 10 जिलों में सूखे जैसे हालात बन सकते हैं, जबकि 60 जिलों में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। वेस्ट यूपी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवात की वजह से जून के शुरुआती हफ्ते में बारिश होगी। इसके बाद भीषण गर्मी पड़ेगी, मतलब हीट वेव लू ज्यादा दिन चलेगी। इसका सीधा असर धान की खेती पर पड़ेगा। अगर किसान बारिश के भरोसे रहा तो धान की खेती चौपट हो सकती है। 6 परीक्षा केंद्रों पर कल होगी बीएड प्रवेश परीक्षा। सीतापुर में संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा को सकुशल, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा आयोजन की व्यवस्थाओं की समीक्षा हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी आयुष चौधरी की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों, केंद्र व्यवस्थापकों एवं विभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। जनगणना ड्यूटी में लापरवाही, 132 कर्मचारियों पर FIR होगी। नोएडा में जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है। जनगणना कार्य से जुड़े कुल 132 प्रगणकों और कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे संबंधित एक पत्र प्राधिकरण ने DCP नोएडा को भेजा है। साथ ही सक्षम अधिकारियों को इससे अवगत कराया गया। वाराणसी के संस्कृत विश्वविद्यालय में बना कंट्रोल रूम। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षाओं से संबंधित समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विश्वविद्यालय परिसर में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। विश्वविद्यालय का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष टीम तैनात की गई है। TET अनिवार्यता पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से निराशा। सर्वोच्च न्यायालय ने TET अनिवार्यता को लेकर 1 सितंबर 2025 को दिए गए निर्णय के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करने और निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए TET पास करने के लिए 1 वर्ष का अतिरिक्त समय देने के निर्णय पर शिक्षक संगठनों ने मायूसी जताई है। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ ने इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। चित्रकूट में 4 नई ग्रामीण बसें, शुरू रूट निर्धारण पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। चित्रकूट में मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना 2026 के तहत 4 नई बसें शुरू की गई हैं। सरकार और परिवहन विभाग इसे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करने वाली एक बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। हालांकि योजना के रूट चयन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। गोरखपुर में सपा नेताओं और पुलिस में नोकझोंक। गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई। सपा जिलाध्यक्ष ब्रिजेश गौतम के नेतृत्व में कार्यकर्ता तहसील पहुंचकर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। पुलिस के रोकने पर सपा कार्यकर्ता तहसील रोड पर ही धरने पर बैठ गए और सरकार विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक, बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि, घरेलू गैस के बढ़ते दाम और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए।
बद्रीनाथ से लौट रही बस का ब्रेक फेल, 10 घायल। बद्रीनाथ से दर्शन करके लौट रहे हाथरस के श्रद्धालुओं की एक बस जोशीमठ के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस के ब्रेक फेल होने के बाद चालक की सूझबूझ से बस खाई में गिरने से बच गई। इस हादसे में हाथरस के 10 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। शहर के कुछ लोग 23 मई को एक ट्रेवल्स एजेंसी की मिनी बस से बद्रीनाथ दर्शन के लिए गए थे। वापसी के दौरान उत्तराखंड में जोशीमठ के पास बस के ब्रेक अचानक फेल हो गए। राम जन्मभूमि में दुर्गा मंदिर पर भगवा ध्वज फहराया। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में शुक्रवार शाम मां दुर्गा मंदिर पर धर्म ध्वजारोहण का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम को पूरी तरह नारी शक्ति को समर्पित रखा गया, जिसमें देश भर से आई करीब 3600 महिलाओं ने एक साथ परिसर में प्रवेश किया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच साध्वी रतंभरा और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मंदिर शिखर पर धर्म ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के बाद पूरा परिसर जय माता दी और जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। विधि विश्वविद्यालय के 107 छात्रों को देना होगा जुर्माना, बिना अनुमति पार्टी करने का था आरोप। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में लेट नाइट डीजे और डांस पार्टी आयोजित करने के मामले में 107 छात्रों पर कार्रवाई की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी छात्रों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि नोटिस पाने वाले 3 छात्रों को जवाब संतोषजनक मिलने के बाद उन्हें राहत दे दी गई। आजमगढ़ की पूर्व सांसद नीलम सोनकर के मुकदमे होंगे वापस। आजमगढ़ की MPMLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पूर्व सांसद नीलम सोनकर और अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के 2 मुकदमे वापस लेने की अनुमति दे दी है। अदालत के इस आदेश के साथ दोनों मामलों की न्यायिक कार्यवाही समाप्त हो गई। पूर्व सांसद के अधिवक्ता विश्व दीपक श्रीवास्तव के अनुसार पहला मामला वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान 19 अप्रैल को बड़दह थाना में दर्ज किया गया था। दूसरा मुकदमा वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान 20 मार्च को देवगांव थाना में आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में दर्ज हुआ था। संभल में धूल भरी आंधी बारिश से मकान ढहा। संभल के बनियाखेड़ा क्षेत्र में शुक्रवार रात तेज आंधी और बारिश के कारण एक मकान की छत ढह गई। इस हादसे में घर में सो रहा परिवार मलबे में दब गया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यह घटना बनियाखेड़ा गांव की है, जहां अतीक अहमद अपनी पत्नी जस्मीन, 3 वर्षीय बेटी आयशा और 1 वर्षीय बेटे असद के साथ बरामदे में सो रहे थे। रात करीब 10:30 बजे अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हुई, जिसके बाद कमरे और बरामदे की छत भरभरा कर गिर गई। कानपुर में बिस्किट फैक्ट्री के बाहर मजदूरों का हंगामा। कानपुर शहर के दादा नगर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित पार्ले जी बिस्किट फैक्ट्री के बाहर शुक्रवार को मजदूरों ने हंगामा किया। मजदूरों का कहना है यहाँ 12 घंटे काम के 9,000 रुपए दिए जाते हैं, जबकि कोई ओवर टाइम का पेमेंट नहीं किया जाता है। इन मांगों को लेकर सैकड़ों वर्कर काम को छोड़कर प्रदर्शन करने लगे और सड़क के बाहर जाम लगा दिया। मजदूरों का कहना है सरकार के द्वारा जारी वेतनमान के अनुसार पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। जाम लगने के कारण दादा नगर एरिया में ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सुल्तानपुर में 300 किसानों को कृषि सामग्री वितरित। सुल्तानपुर के कमला नेहरू कृषि विज्ञान केंद्र में शनिवार को 300 किसानों को कृषि सामग्री वितरित की गई। यह वितरण अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत किया गया। किसानों को स्प्रेयर मशीन, 60 मीटर का लपेटा पाइप और 40 किलोग्राम बासमती धान के बीज प्रदान किए गए। योगी रक्षा मंत्री के साथ युद्धपोत के अंदर गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में शनिवार को सीएम योगी की तारीफ की। उन्होंने कहा, यूपी कभी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के नाम से जाना जाता था। इन्वेस्टर्स यहाँ आने से डरते थे, लेकिन अब यूपी बदल चुका है।
सीएम योगी ने यहाँ के बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह संभाला वो अपने आप में मिसाल है। सीएम ने यूपी की छवि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में पेश की। हमीरपुर पुल हादसे के पीड़ितों को 50 लाख मुआवजा। हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिजनों को आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें मृतकों के परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की गई। ज्ञापन में प्रमुख रूप से मांग की गई है कि हादसे में मृत प्रत्येक मजदूर के परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। अखिलेश यादव ने खेसारी से कहा, नेता मत बनो। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को सपा नेता। अखिलेश यादव ने नेता नहीं बनने की सलाह दी है। एक पॉडकास्ट में बात करते हुए खेसारी लाल यादव ने खुद इसकी जानकारी दी है। खेसारी से जब सवाल किया गया, अब यूपी का भी चुनाव आ रहा है तो अखिलेश यादव से बातचीत होती है आपकी? इस पर खेसारी ने कहा, अखिलेश भैया से मेरे बड़े व्यक्तिगत संबंध हैं। मैंने जीवन में बहुत नेता देखा है, लेकिन एक बड़े भाई के तौर पर उनको बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो नेता हैं, बल्कि वो एक बहुत बेहतर इंसान हैं, जो इंसानियत को समझते हैं। मीटिंग से पहले मेरठ कैंट बोर्ड के नामित सदस्य अरेस्ट। मेरठ में कैंट बोर्ड के नामित सदस्य और भाजपा नेता डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा को सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने कैंट बोर्ड में पार्किंग ठेका रिन्यू कराने के नाम पर एक ठेकेदार से 3 लाख रुपए की रिश्वत ली। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने शुक्रवार देर रात पल्लवपुरम स्थित अंसल टाउन में उनके आवास पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में 15 दिन में दूसरी बार महंगी हुई सीएनजी। महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई और आसपास के इलाकों में सीएनजी 2 प्रति किलो महंगी कर दी है। इसके साथ ही घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी के दाम भी 50 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर बढ़ा दिए गए हैं।